स्वागत है आपका यूपीएससी एजुकेशन इन हिंदी यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे ऊष्मागतिकी के नियम के बारे में। ये हमारा पर्यावरण एवं पारिस्थितिकीय तंत्र से रिलेटेड वीडियो है। ये हमारा पार्ट 4 है। तो हम लोग आज बात करेंगे, तो वीडियो ज़रूर पूरा देखें, स्किप ना करें, क्योंकि मैं इसमें क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा प्रीवियस ईयर के और संभावित क्वेश्चन भी कराऊंगा। अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो फिर आपसे क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह ऊष्मागतिकी के नियम के अनुसार होता है। नियम क्या है इसके, उन नियमों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो नियम के बारे में हम चर्चा करते हैं। नियम क्या है हमारा? नियम एक के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ऊर्जा का निर्माण व विनाश नहीं होता, इसका रूपांतरण होता है। ठीक है। उदाहरण के लिए हम लोग देखते हैं, हरे पौधे सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। जैसे कि बताया गया है कि ऊर्जा का न तो निर्माण हो सकता है और ना ही उसका विनाश हो सकता है, इसका केवल रूपांतरण ही हो सकता है। जैसे हम लोग पौधों में देखते हैं, पौधे सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, यही रासायनिक ऊर्जा श्वसन क्रिया के कारण ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। जैसे कि जो सौर ऊर्जा है वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, और यही रासायनिक ऊर्जा श्वसन की क्रिया के कारण ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है, ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। आगे नियम 2 में हम लोग चर्चा करते हैं, जब ऊर्जा का रूपांतरण होता है तो ऊर्जा का ह्रास भी होता है। जैसे कि हम लोग पिछली वीडियो में पार्ट 3 में हम लोग ने चर्चा की थी। तो देखते हैं, लिंडेमान के 10% के नियम के अनुसार एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में 10% ऊर्जा का रूपांतरण होता है। जैसे कि हम लोग ने पिछली वीडियो में बात कर ली थी। अगर आपने नहीं देखी है तो आप पिछली वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं, ये हमने पूरा विस्तार से बताया है। आगे हम लोग बात करते हैं, इसमें क्या होता है। यह क्षय हुए ऊर्जा ऊष्मा के रूप में वायुमंडल में विस्तृत हो जाती है। उदाहरण के लिए हम लोग देखते हैं, हरे पौधे जब सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण करते हैं तो कुछ ऊर्जा का ऊष्मा के रूप में ह्रास हो जाता है। आगे हम लोग देखते हैं, ध्यान देने वाली क्या बात है, नोट में हम लोग देख सकते हैं, पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह केवल एक ही दिशा में होता है। प्रत्येक पोषण स्तर पर ऊर्जा की मात्रा क्रमशः कम होती जाती है। जैसे कि हम लोग ने बात की थी कि अगर 100% है ऊर्जा तो वो अगले स्तर में जाएगी तो वहाँ पे 90% ही रहेगी, 10% की हानि हो जाएगी या ह्रास हो जाएगा, जैसे कि लिंडेमान के नियम के अनुसार हम लोग ने अभी पढ़ा है। आगे हम लोग चर्चा करते हैं खाद्य श्रृंखला, फूड चेन। तो आगे हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं। खाद्य श्रृंखला विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का एक क्रम है जिसके द्वारा एक पारिस्थितिकीय तंत्र में खाद्य ऊर्जा का प्रवाह होता है। आगे, हरे पौधे भोजन का निर्माण करते हैं जिनका प्रयोग प्राथमिक उपभोक्ता अर्थात शाकाहारी जीव करते हैं। प्राथमिक उपभोक्ताओं का द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी एवं द्वितीयक उपभोक्ताओं का तृतीयक उपभोक्ताओं के भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं, पौधों से शुरू होने वाले इस क्रम में प्रत्येक जीव अपने से पहले जीव पर भोजन या ऊर्जा के लिए निर्भर होता है। यह खाद्य श्रृंखला पौधों से शुरू होती है। जैसे कि हम लोग ने बात की थी, पौधों से शुरू होने वाले क्रमशः प्रत्येक जीव अपने पहले जीव पर भोजन के लिए निर्भर होते हैं। ठीक है। तो आगे हम लोग बात करते हैं,
उदाहरण के लिए जैसे कि हरे पौधे, वो हरे पौधों को कौन खाएगा? हिरन को कौन खाएगा? बाघ, टाइगर। फिर हरे पौधे जिसे टिड्डे खाएंगे, टिड्डों को मेढक खाएगा, मेढक को सांप खाएगा, सांप को गिद्ध खाएगा। आगे यही श्रृंखला चलती रहेगी, यही हमारा खाद्य श्रृंखला है। जैसे कि अभी देखिए, हरे पौधे को खरगोश खाएगा, खरगोश को भेड़िया खाएगा, भेड़िए को शेर खाएगा। आगे चलते हैं। ये देख लीजिए, आप चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पे ये पेड़ है, इसको कौन खाएगा? हिरन को शेर। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ घास आस निकली हुई जिसको टिड्डे खाएंगे, टिड्डे को मेढक खाएगा, मेढक को सांप खाएगा, सांप को गिद्ध खाएगा। फिर यहाँ पे देख लीजिए, आगे हम लोग खाद्य श्रृंखला में 10% ऊर्जा आगे बढ़ती है और जबकि 90% ऊर्जा लुप्त हो जाती है। अधिकतर खाद्य श्रृंखला में 5 से 4 कड़ियाँ होती हैं। पारिस्थितिकीय तंत्र में सभी जीव एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख लीजिए, ये शेर इस पे फॉक्स पे, लोमड़ी पे निर्भर है। लोमड़ी किस पे निर्भर है? ये खरगोश पे निर्भर है। खरगोश किस पर निर्भर है? वो गाजर पे निर्भर है। जैसे बाज किस पर है? सांप पे निर्भर है। सांप मेढक पे निर्भर है। मेढक टिड्डे पे निर्भर है और टिड्डा ये घास पे निर्भर है। आगे हम लोग बात करते हैं पोषण स्तर। पोषण स्तर के बारे में हम लोग बात करते हैं। वह बिंदु या जिस स्तर पर एक जीव दूसरे जीव से ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, पोषक स्तर कहलाता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जब एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, उसी को पोषण स्तर कहते हैं। आगे, खाद्य श्रृंखला का प्रत्येक स्तर पोषण स्तर या ऊर्जा स्तर कहलाता है। जैसे कि हम लोग ने पीछे बात कर ली है इस बारे में। आगे देखते हैं। इस श्रृंखला में एक सिरे पर हरे पौधे अर्थात उत्पादक होते हैं तो दूसरे सिरे पर अपघटक होते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पीछे देखते हैं इनके मध्य विभिन्न स्तर के उपभोक्ता होते हैं। प्रत्येक स्तर में ऊर्जा प्रवाह में कमी होती है। अंततः श्रृंखला जितनी छोटी होगी उतनी ही अधिक ऊर्जा उत्पादक से उपभोक्ता को प्राप्त होगी। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये लाइन हमेशा याद रखने वाली है कि श्रृंखला जितनी छोटी होगी उतनी ही अधिक ऊर्जा का उपभोक्ता को प्राप्त होगी। आगे, ऊर्जा प्रवाह का 10% का नियम। आगे इसमें हम लोग चर्चा करते हैं क्या है नियम। हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, फिर भी आगे इसी बात पे चर्चा करते हैं। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में केवल 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, जबकि 90% ऊर्जा का वर्तमान पोषण स्तर में जैव क्रियाओं में उपयोग होता है। इसे ही ऊर्जा प्रवाह का 10% का नियम कहते हैं। आगे, जैसे कि उदाहरण में हम लोग देखते हैं, घास का 100 किलो का कार्बनिक पदार्थ हिरण के 10 किलो मांस के रूप में परिवर्तित होगा और यह बाद में 1 किलो शेर के मांस में। जैसे कि ये 100 kg आपका घास है, तो 100 kg घास जब है तो कार्बनिक पदार्थ के हिरण में होगा ये 10%, हिरण में होगा ये इसका 10%। तो 10% अगर घास है 100, इसका 10% हम निकालेंगे तो ये आप देख लीजिए, तो इसका हो जाएगा 10%। अब जब हिरण का 10% निकालते हैं, हिरण है 10 किलो,
तो इसका जब 10% निकालेंगे तो 1 ही kg आएगा। आगे हम लोग चर्चा करते हैं आहार श्रृंखला। आहार श्रृंखला के 3 स्तर या 4 चरणों के कारण, अब इनमें हम बात करते हैं, उपभोक्ता के अगले स्तर के लिए ऊर्जा की बहुत ही कम मात्रा उपलब्ध हो पाती है। अतः आहार श्रृंखला में समानतः 3 अथवा 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण पर ऊर्जा का ह्रास इतना अधिक होता है, चौथे पोषी स्तर के बाद उपयोगी ऊर्जा कम हो जाती है। आगे आहार श्रृंखला, थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं हल्का सा, हाँ अब सही है। हम लोग बात कर रहे हैं आहार श्रृंखला में ऊर्जा प्रवाह चक्रीय नहीं रेखीय होता है। क्योंकि में क्या है, कारण क्या है देखते हैं। ऊर्जा प्रवाह एक दिशीय अथवा एक ही दिशा में होता है, अर्थात रेखीय होता है, जैसे कि हम लोग ने बात कर ली थी। क्योंकि स्वपोषी जीवों, हरे पौधे द्वारा सूर्य से ग्रहण की गई ऊर्जा पुनः सौर ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होती तथा शाकाहारियों को रूपांतरित की गई ऊर्जा पुनः स्वपोषी ऊर्जा में उपलब्ध नहीं होती। आगे देखते हैं, जैसे यहाँ विभिन्न पोषी स्तरों पर क्रमिक रूपांतरित होती हैं, अपने से पहले स्तर के लिए उपलब्ध नहीं होती और अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुँचते पहुँचते यह नाम मात्र ही रह जाती हैं, जो पुनः और ऊर्जा में परिवर्तित नहीं हो पाते। आगे पर्यावरण में अपघटकों की महत्वपूर्ण भूमिका। अब देखते हैं क्या है भूमिका इनके। ये जैव अवशिष्टों का अपमार्जन करते हैं और इन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित करते हैं। ये मृदा में कुछ पोषक तत्वों को स्थापित करते हैं और मृदा को उपजाऊ बनाते हैं। आहार जाल, अब हम लोग बात करेंगे आहार जाल। आहार जाल के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो आहार जाल के बारे में अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। नेक्स्ट पार्ट हमारा 5 होगा, तो ज़रूर देखिएगा। अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल वाला आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको हमारी वीडियो मिलती रहे।